हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बजट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ा सा बजट को डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो ये इंटरिम बजट लाया गया है उस पर कौन कौन सी बात करी गई है, किस सेक्टर के लिए किस नई योजना का आवंटन किया गया है और कौन सी जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको फिर से उनका एक नया वर्जन लेकर आए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बजट से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार का हमारा जो बजट आया हुआ है वो हमारा इंतरिम बजट है, मतलब कि जो अंतरिम सरकार लेकर आती है उस तरह का बजट है, क्योंकि इस समय पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है इस बार वो ये है कि जो हमारा बजट आया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि बजट स्पीच होती है। तो जो पॉइंट्स हैं हमको जो एग्जाम के लिए पढ़ने हैं वो बजट स्पीच से ही निकल कर आएंगे, ठीक है ना। तो जब अगर मैं स्पीच की बात करती हूँ तो जो सबसे फर्स्ट टर्म इसमें यूज किया गया था वो किया गया है प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये शब्द जो है ये यहाँ पर यूज किया गया है। इसका शब्द का अगर मैं मतलब बताऊं आपको तो इस शब्द का मतलब होता है जो हमारे एक मेन उद्देश्य है वो क्या है, सबका साथ और सबका विकास। ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। इसमें एक नया वर्ड और ऐड कर दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, और अब ये जो हो गया है सबका विश्वास। तो सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास ये वर्ड हो गया है। और किससे होगा ये सारी चीजें, तो सबके प्रयास से। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये आपको इस बार के बजट में देखने के लिए मिलेंगे। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये पहले से चला आ रहा है। इसके साथ हमने इसमें एक विश्वास वर्ड भी ऐड कर दिया हुआ है। किससे होगा, सबके प्रयास से होगा। क्या अचीव करना है, इंडिया को डेवलप होना है बाय द ईयर ऑफ, वो लिखा हुआ है यहाँ पर @इंडिया @2047। इसका लक्ष्य यहाँ पर बनाया गया है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब बेसिक बातें जो हमें यूजुअली पता होनी चाहिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य रहा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत। अब ये आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें करी गई हैं, तो एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है पंच प्राण। इसमें 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो 5 लक्ष्य क्या हैं कि जैसे कि जो एक कॉलोनियल एरा से चीज़ें चली आ रही हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना है। जो रैपिड ग्रोथ होना चाहिए भारत में, वो केवल भारत ओरिएंटेड ही होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि भारत में से निर्मित चीज़ों से ही हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करें, हम दूसरी किसी कंट्री पे डिपेंड ना रहे किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे करके कुछ 5 प्रण जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। किसके द्वारा लिए गए थे, मोदी जी के द्वारा लिए गए थे हाल ही में, और इनको ही हमने अपने बजट में भी पेश किया हुआ है कि हमको इन पंच प्राण के बारे में ज्यादा बात करनी है, ठीक है। तो ये 5 बातें कहीं ना कहीं ये जो हमारा लक्ष्य रखा हुआ है इंडिया @2047 में भारत कैसा होगा, उसके लिए कुछ 5 प्रण हमने यहाँ पर किए हुए हैं, मोदी जी ने किए हुए हैं बेसिकली। तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। और ये किसके लिए किया गया, आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा अमृत काल है, अमृत काल है ना। तो इस अमृत काल के लिए ही हम कहीं ना कहीं ये सारे प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अगर पूछ लिए जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने बोला सबका साथ सबका विकास, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक उद्देश्य रहता है। कभी भी जब भी हम फाइनेंशियल किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो आप एक टर्म उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये बोला गया है हमको विलेज लेवल पर ज़्यादा फोकस करना है। हमको अपने जो किसान लोग हैं, हमें हमारे जो गांव हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना। अगर उनका डेवलपमेंट हम अच्छे से कर पाएंगे तब जाके ही हम ओवरऑल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे, जो कि भारत का लक्ष्य रहा हुआ है।
अब यहाँ पे एक चीज है, एक मैं कीवर्ड है जो आपको बताऊंगी, वो आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कीवर्ड है ज्ञान। ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे इस बजट का सिनारियो है, इस पर ही फोकस होकर बजट कहीं ना कहीं आया है। क्या है वो देख लेते हैं। जी से यहाँ पर आ जाएगा गरीब, हमने गरीबों के लिए बात करी है सबसे पहले। फिर यूथ, वाई से आ जाएगा हमारा यूथ, हमने यूथ के लिए जिक्र किया है। फिर ये हो जाएगा हमारे अन्नदाता, जो हमारे किसान होते हैं, हमने उनके लिए बात करी, अन्नदाता। देन उसके बाद हमने यहाँ पर नारी शक्ति की बात करी हुई है। तो ये 4 टर्म्स हैं जिस पर ज्यादा फोकस्ड है इस बार के हमारे बजट का, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया है कि ज्ञान से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन कौन सी बातें करी गई हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर हमने अन्नदाता की बात करी है, हमने विलेज लेवल की बात करी, जाहिर सी बात है किसान आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पर अन्नदाता को राशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करिए कि भाई अन्नदाता से जो भी हमको अनाज देते हैं, अगर लोग गरीबों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो राशन पहले हम उसका 2 रुपए 3 रुपए कुछ ऐसी कॉस्ट निर्धारित की गई थी। अब ये बोल दिया कि ये इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे ताकि सारे लोगों तक जो भी पोषण है अभियान के तहत है या जो भी चीजें हैं वो इजीली पहुंच पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, हर किसी के पास छत होनी चाहिए, ये भी बात करी गई है। जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी बेसिकली यहाँ पर बात करी हुई है कि हमने यहाँ पर अनाज प्रोवाइड कर दिया राशन की दुकानों से, हमने यहाँ पर आवास प्रोवाइड कर दिया है घरों के लिए, है ना। हमने प्रधानमंत्री जल योजना जो चल रही है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पर जल के लिए हर घर जल, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, हर घर जल, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब हम अचीव करेंगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव होगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बार के बजट में सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। ये याद रखेंगे कितना बढ़ाया है, हर बार की अपेक्षा 3 गुना 11.1 लाख करोड़ का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। अब देखिए 2 टर्म्स होते हैं, मैंने आपको पिछले भी बताया है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारे डे टू डे लाइफ के कामों के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पे होता है, लेकिन जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म के कामों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब हम कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे या हम लॉन्ग टर्म कोई योजना लेकर आएंगे, है ना, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लंबे समय के लिए यूज कर रहे हैं उससे हमको फायदा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये बहुत जरूरी है, कितना फोकस किया गया है तो आप याद रखेंगे 3 गुना इसको बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम टैक्स की। तो क्या टैक्स में कोई चेंजेस किए गए हैं? नो चेंजेस। टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया, जैसा चल रहा था वैसा ही एज इट इज रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किए गए हैं इस बार के बजट में टैक्स पर। ठीक, अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए क्या किया गया। ये तो हमने देखी गरीब के लिए थोड़ी बहुत बात कर ली, अब नारी शक्ति के लिए बात कर लेते हैं ना। तो नारियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि 30 करोड़ मुद्रा लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 30 करोड़ मुद्रा लोन महिलाओं को प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी मुद्रा का फुल फॉर्म आपको यहां पर पता होना चाहिए। जब अगर हमने मुद्रा की बात करी है तो हमें मुद्रा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट्स सम मल्टी यूनिट डेवलपमेंट, it's a multi-unit development and refinance agency, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आपको लोन प्रोवाइड करेगी। एक्चुअली में आप लोगों को शायद अगर इसके बारे में पता हो कि महिलाओं को जो लोन होता है वो सस्ते दर पर मिल जाता है एज कम्पेयर टू पुरुष। तो यहाँ पर महिलाओं को 30 करोड़ महिलाओं को लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहती है तो वो नया काम स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पर 30 करोड़ का मुद्रा लोन प्रोवाइड करने की बात करी गई है। अब महिलाओं के लिए ही क्यों बात की जा रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ज्ञान करके हमने एक नया वो इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है जिसके तहत हमको महिलाओं पर ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए जब मैंने आप लोगों को यहाँ गरीब बोला तो आपको एक चीज याद रखनी है, हमने यहाँ पर बोला है हमने मल्टी
डायमेंशनल पॉवर्टी को कम किया है। भारत सरकार ने कहा है कि हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टीज का एक बहुत अच्छा ग्राफ भी बनाया हुआ है उन लोगों ने। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम हो रही है। हालांकि उस ग्राफ में भी कुछ चीजें गलत भी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कहा है कि हमने जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है उसको हमने बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी होती क्या है कि हर एक सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक सेक्टर से ही गरीबी को कम किया है, हमने हर एक सेक्टर से कहीं ना कहीं गरीबी को कम करने की कोशिश करी है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की बात हो गई। अब इसके बाद पीएम निधि योजना करके थी, स्वनिधि योजना, है ना। ये किसके लिए की गई है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको भी देखिए प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है, उनको भी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से लोन लेंगे? तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है पीएम स्वनिधि योजना के तहत। और यहाँ पर बोला गया है कि 78 लाख लोग जो हैं, 78 लाख लोगों को कहीं ना कहीं ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। असिस्टेंस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? अब अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं, आप अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठेला वगैरह लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वहां पर हम आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप इस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उस पर फोकस किया गया है बेसिकली। तो ये पीएम स्वनिधि योजना हो गई। फिर यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है कि भाई जो भी महिलाएं, इन महिलाओं को ही, ये 1 करोड़ महिलाओं की बात करी गई है, 1 करोड़ महिलाएं हैं ये जिनकी बात करी गई है यहाँ पर। इन महिलाओं को ही हमने बोला है लखपति दीदीज, लखपति दीदीज। अब ये लखपति दीदीज का कंसेप्ट आया है, मतलब 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि अगर कोई महिला है वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, छोटा मोटा बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेस की बात नहीं करें, छोटा मोटा लघु उद्योग, एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करती है कोई भी महिला, तो उनको हम लखपति दीदी बोल रहे हैं। और उनको ही सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का ऋण या लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस बार के बजट में ये भी बोला है कि भाई हम अगर नारियों की बात कर रहे हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि स्टेम जो है, जो स्टेम है योजना हम लेकर आए थे, स्टेम योजना का मतलब क्या होता है? एक होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यहां पर क्या हुआ है? महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तो महिलाओं की संख्या जो है वो इन स्टेम कोर्सेज में क्या हुआ है? महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं बढ़कर आ रही है, महिलाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, तो स्टेम कोर्सेज में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कितनी ग्रोथ देखने के लिए मिली है? 43% ग्रोथ देखने के लिए मिली। मतलब पहले जितना भी महिलाएं स्टेम कोर्सेज में पार्टिसिपेट करती थी, अब उसमें 43% का इजाफा यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इसके बाद 28% आपको ये भी देखने के लिए मिला है, 28% इंक्रीज है हायर एजुकेशन में। अभी तक महिलाएं हायर एजुकेशन नहीं लेती थी, लेकिन अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि 28% महिलाएं जो है वो हायर एजुकेशन पे भी चली गई हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली, नारी की भी हो गई बात, भाई गरीबों के लिए भी हमने बात कर ली। यूथ पे आ जाते हैं, अन्नदाता के लिए हमने एक योजना पहले से चला के रखी हुई है, यूथ के लिए आ जाते हैं। तो बेसिकली यूथ के लिए जो योजनाएं आई हैं उसमें स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया था उसके तहत कितना हो गया है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। और समय समय पर देखिए, जैसे कि अगर मैंने अभी किसानों की बात करी थी ना, तो पहले हम यूथ की बात कर लेते हैं। तो यूथ के हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए थे, या स्किल इंडिया प्रोग्राम, है ना। उसके तहत यूथ को आज अभी के समय पर बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है ना। अब बात क्या है, कैसी है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई स्किल डेवलपमेंट किया गया है ताकि अच्छे अच्छे कोर्सेज में लोग जा सके। तो यूथ के लिए बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बोला जाता है, तो हमने पढ़ लिया है। अन्नदाता पे आ जाते हैं। किसान अच्छा मुद्दा रहता है जब भी बजट लेकर आना हो। तो अन्नदाता की अगर हम बात करेंगे तो आपको वही पता है, फसल बीमा योजना लाता है,
तो अब बोला गया है कि भाई फसल बीमा योजना फिर से हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो फसल बीमा योजना में अभी तक हमने जितना भी खर्चा किया हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे फसल बीमा योजना के तहत, यही बोल दिया गया है। और अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई हमने 4 करोड़ फार्मर्स को ऑलरेडी लोन दिया है ना। तो कैसा लोन देते हैं? लोन नहीं देते, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर फसल बीमा योजना में कि आपकी फसल में कीड़े ना लग जाएं, कोई नेचुरल कैलेमिटी के कारण खराब ना हो जाए, ओले वगैरह गिर जाते हैं उसके कारण खराब ना हो जाए, तो क्रॉप का यहाँ पर इंश्योरेंस करवाना अच्छा माना जाता है। तो वही बोला है कि फसल बीमा योजना यहाँ पर करवाई गई है, ठीक है ना। कितने किसानों ने यूज किया है उसको? 4 करोड़ फार्मर्स जो है उन्होंने यहाँ पर फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर किया है। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात आपको समझ में आएगी कि मंडियां होती हैं, तो 1361 मंडियों को रजिस्टर्ड किया गया है। किसके तहत? ई नाम पोर्टल। ये ई नाम पोर्टल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर किसान जो होता है वो ट्रेड कर सकता है फसल का। यूजुअली बाजार में जाके फसल बेचना थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, और वहां पर ये भी होता है कि फिर अलग अलग खर्चे और बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि आप एक पोर्टल के माध्यम से आपको बायर भी मिल जाएगा और सेलर किसान ही होगा। तो इजीली यहाँ पर ई नाम पोर्टल के तहत आप अपनी फसल को खरीद और बेच सकने का काम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें और अगर इंपॉर्टेंट बोलूं तो मैं कुछ, देखिए रेलवे बजट भी आजकल साथ में आने लगा है, तो रेलवेज के लिए यहाँ पर बहुत सारी बात की गई है। क्या बात करी है? देखिए एक्चुअली में ये होता है कि हमने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर छोटी छोटी चीजों के डेवलपमेंट से नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेट करते हुए पाया जाता है। और जैसा कि अभी हमको पता चला है कि रेलवेज में अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को हमको दूर करना है। इसके लिए कुछ हमको कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे। कुछ 3 कॉरिडोर्स की बात करी हुई है, वो आपको पता होना चाहिए कि 3 कॉरिडोर्स हैं, इंपॉर्टेंट है 3 कॉरिडोर्स। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी वाले, एनर्जी मिनरल, इनका एक कॉरिडोर बना दें कि भाई केवल कोयला लेके जाने का काम करे ट्रेन, है ना। केवल एक जगह से दूसरी जगह पर जहां पर भी हमको कोयला मिल पा रहा है वहां से हमने कनेक्टिविटी कर देनी है। हमको किस पोर्ट तक उसको पहुंचानी, वहां तक कनेक्टिविटी कर देनी है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बार कि जो हमारी ट्रेन चल रही है वो भी उसी पटरी पर चलती है, और जो कोयला ले जाने वाली ट्रेन है वो भी उसी पटरी पर चलती है। तो यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हमको बनाने की जरूरत है, ताकि जो उसमें ऑलरेडी ट्रेन चल रही है तो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, और जो एक कहना चाहिए कि टाइम जो बहुत ज्यादा लग रहा था वो टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होने लगे, क्योंकि उसी के लिए डेडिकेट रहेगा। तो हमको टाइम टेबल नहीं देखना पड़ेगा कि भैया दूसरी ट्रेन तो नहीं आने वाली है कहीं, तो वो सब हमको यहाँ देखने की झंझट नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर रेलवेज में कुछ 3 तरह के कॉरिडोर्स बनाने की बात करी गई है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में सुना होगा आपने। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के बारे में आपने सुना होगा। पीएम गति शक्ति क्या हो जाएगी? यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम कर रही। पीएम गति शक्ति वही है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, वही सब काम यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाता है रेलवेज के बाद। हाँ, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला पीएम गति शक्ति, इसके बाद शायद आप लोगों ने नमो भारत सुना होगा, ये भी इसी में आ जाएगा। ये भी हमारे इसमें लिखा हुआ है नमो भारत। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज मुझे यूपी से गुजरात जाना है ना। एक मैप आप लोग थोड़ा दिमाग में अगर बिठा लेंगे, यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बना के बता देती हूँ कि सपोज यहाँ पर कहीं यूपी है, यूपी से मेरे को गुजरात जाना है, ठीक है। अब ये ट्रेन यूपी से ऐसे ऐसे घूमते घामते गुजरात पहुंच रही है। अब बीच में कोई व्यक्ति है, उसको केवल इधर से इधर तक जाना है, ठीक है, कोई और रेल नहीं जाती है, यही वाली ट्रेन जाती है, तो वो भी इसमें चढ़ता है व्यक्ति। अब ये ट्रेन यहाँ भी रुक रही है, यहाँ भी रुक रही है, इधर भी रुक रही है, इधर भी, बहुत सारे स्टॉपेज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेन का जो काम है, जो कम समय में हो जाना चाहिए, वो होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हर एक स्टेशन पे वो रुकती है, तो उसकी स्पीड भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है ना। हमें ये स्पीड बढ़ानी है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक छोटे डिस्टेंस के लिए छोटी छोटी ट्रेनें चलाओ, है ना। जैसे कि लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, उस तरह का ही कंसेप्ट है कि यहाँ पर आपको छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए छोटी छोटी ट्रेन चलानी है, ताकि
जो बड़ी ट्रेनें जाती हैं वो इजीली वहां से निकल जाए, उनका वहां पे स्टॉपेज हम बनाए ही ना, और छोटे छोटे समय में ट्रैवल करने के लिए थोड़ी सी हम अलग से ट्रेन रख लें ताकि उनका भी टाइम बचे और ये वाली ट्रेनें भी अपनी स्पीड पकड़े और टाइम से पहुंच जाए। तो इसी के लिए यहाँ पर नमो भारत करके चलाई जा रही है। अब कोई व्यक्ति है जो सपोज थोड़ा अपने आसपास की जगह में ट्रैवल करता हो जॉब के लिए, तो उसके लिए इजी पड़ जाएंगी इस तरह की ट्रेनें, है ना। उसको किसी बड़ी ट्रेन में अपना रिजर्वेशन नहीं करवाना पड़ेगा, उसका कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, तो उनके लिए यहाँ पर ये बहुत इजी प्रोवाइड कर देगा। कुछ एविएशन की बात कर लेते हैं। तो एविएशन में इन्होंने बोला है कि भाई हमको 517 नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं। एयरपोर्ट्स की बात करी गई है, अभी तक जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हमको 517 नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं, ताकि अभी तक हम केवल क्या देखते थे कि महानगरों में ही आपको एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती थी। अब इनका कहना है कि हम टीयर 1 में ही क्यों बात कर रहे हैं, हम टीयर 2 और टीयर 3 की भी बात कर लेते हैं। वहां वाली स्टेट्स जो हैं, वहां वाली सिटीज जो हैं, वहां पर भी हम क्या कर दें, एविएशन के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दें। तो हमने पोर्ट्स की बात कर ली यहाँ पर। उसके बाद ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एक अच्छा कंसेप्ट है हमारे पास, तो हम ग्रीन एनर्जी की भी बात करी है हमने इसमें। ग्रीन एनर्जी, इसमें भी फ्रेट कॉरिडोर सबसे पहले आ जाएंगे ग्रीन एनर्जी के लिए। उसके बाद वही है, इसके लिए क्या करना है हमको ग्रीन एनर्जी के लिए, कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा लिक्विडेशन भी है इसमें, लिक्विडेशन आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोल होता है वो माइंस में जाकर निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोल हमको मतलब हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करेंगे कि हमको कोल माइंस में नहीं जाना पड़ेगा, हम वो पाइपलाइन में कुछ ऐसा चीज वहां पर इंसर्ट कर देंगे और उसमें कुछ केमिकल ऐसा इंसर्ट करेंगे कि कोल जो है वो या तो गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में वहां से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोल इंडस्ट्री या कोल माइनिंग के लिए जो भी जाता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है और आजकल हर व्यक्ति वहां पर काम नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बात करी गई है कि ग्रीन एनर्जी बनाना है तो हम अगर कोल निकाल रहे हैं तो हम उसका गैसिफिकेशन है लिक्विडेशन करके निकाल लें, ताकि कम कोल में भी हमारा काम यहाँ पर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में इसकी बात करी गई है, कोल एसिडिफिकेशन की, और इसके लिए 100 मीट्रिक टन्स की कैपेसिटी हमको डेवलप करनी है। कब तक? बाय द ईयर 2030। ईयर्स याद रखिएगा कब तक का है, तो 100 मीट्रिक टन की हमको यहाँ पे कैपेसिटी डेवलप करनी है बाय द ईयर ऑफ 2030, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर नेट जीरो याद रखेंगे आप लोग, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, ये भी याद रखेंगे। कुछ कुछ चीजें वो इंपॉर्टेंट है बहुत। 2070 तक की बात करी गई है कि नेट जीरो हमको कब तक करना है, भारत को 2070 तक करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको पता ही है कि चार्जिंग पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ना चार्जिंग पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो सबके पास होती है बट चार्जिंग पोर्टल्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ना, तो वहीं पे बोला गया है कि अब चार्जिंग पोर्टल्स भी हम बहुत सारे बनवाएंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद एक ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट भी लेकर आए हैं। ब्लू इकोनॉमी को अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 चलेगा यहाँ पर। क्या होगा ब्लू इकोनॉमी? जो हमारा एक्वा कल्चर होता है या कोस्टल एरिया में मराइन इकोसिस्टम होता है उसकी बात करी गई है, क्योंकि आपको पता है मत्स्य पालन भी कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पे कोस्टल एरिया वालों के लिए मत्स्य पालन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर योजना चलाई जाएगी, उनको भी डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए हैं। बेसिकली जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, बेसिकली आपको क्या याद रखना है वो मैं एक बार और बता देती हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो आपको याद रखना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बाय द ईयर ऑफ 2047। किसकी बात करी गई है? इंडिया 2047 की बात की गई हुई है। उसके बाद पंच प्राण हमको पता होना चाहिए, किन 5 चीजों को लेकर हमने पंच प्राण लिया हुआ है वो हमें पता होना चाहिए, अमृत काल के लिए है ये। उसके बाद मैंने आपको बोल दिया है कि ज्ञान करके आप याद रखेंगे तो आपको गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी सबके बारे में पता चलेगा।
अब इससे रिलेटेड अगर मैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करूंगी तो यहाँ पर अन्नदाता के राशन की हमने बात करी है, यहाँ पर पीएम आवास योजना का आप जिक्र कर सकते हैं, जनधन योजना, जनमन योजना, ये 2 योजनाएं हैं, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद नारियों के लिए हमने क्या किया हुआ है, मुद्रा लोन प्रोवाइड करना है, लखपति दीदीज का नया कंसेप्ट आया, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ई नाम पोर्टल, फसल बीमा योजना, ये सारी पुरानी चीजें हैं, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ट्रेड कॉरिडोर्स पता होना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं नेट जीरो कब होगा, है ना, और कोल लिक्विडेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा थी। तो मैंने आपको वही बेसिक चीजें बताई हैं जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर में बजट में क्या दिया हुआ था उसका मैंने पूरा सार बताया है आपको, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि क्वेश्चंस कैसे कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।